ऐसी सुविधाएं जिनका प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, कॉलेज, बिजली जैसी अनिवार्य चीज़ें जन सुविधाएं कहलाती है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारे लोग लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास NCERT पॉलिटी का ये 7th चैप्टर, और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने और बाजार, फैक्ट्री तथा लोगों की कार्य स्थितियों पर लागू होने वाले कानून को क्रियान्वित करने में सरकार की भूमिका होती है। इसका मकसद स्टूडेंट को इस बात की समझ प्रदान करना है कि सरकार की यह भूमिका मौलिक अधिकारों के मुद्दे से किस तरह जुड़ी हुई है। ऐसी ही जन सुविधा का एग्जाम्पल है पानी की ज़रूरत। लेकिन क्या पानी की ज़रूरत पूरी करने में सरकार सफल हो पाई है, और लोगों के उनके ज़रूरत के अनुसार क्या पानी मिल पाता है? आइए देखते हैं चेन्नई शहर के किसी एग्जाम्पल से। चेन्नई के अन्ना नगर में लोगों के घरों में 24 घंटे नलों में पानी रहता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर पानी की आपूर्ति कम हो जाती है तो लोग नगर निगम को फ़ोन करते हैं, और उनके लिए थोड़ी ही देर में टैंकरों का वो फ़ौरन इंतज़ाम कर दिया जाता है। लेकिन वहीं मैलापुर में 2 दिन में एक बार पानी आती है। कुछ लोगों की निजी ज़रूरतों के लिए बोरवेल का पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा होता है, इसलिए लोग इसका यूज़ शौचालय और साफ़ सफाई के लिए करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है, और टैंकर के पानी का किराया महीने का 500 से 600 रुपये आता है। पीने का पानी को साफ करने के लिए लोगों के घरों में भी जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। ऐसा ही एक गांव मड्डीपक्कम है, जहां 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण लोग वहां अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते, और पीने के पानी के लिए बाजार से पानी की बोतल खरीदनी होती है। झुग्गी झोपड़ी में तो 30 झुग्गी के लिए सिर्फ एक नल लगा होता है, जिसमें 20 मिनट ही पानी आता है। वो भी बोरवेल का पानी होता है, जो कि खारा होता है। इसके अलावा वहाँ पानी के कोई अन्य स्रोत नहीं है। 20 मिनट के बोरवेल के पानी से ज़्यादा प्रत्येक परिवार को 3 बाल्टी पानी भरने का मौका मिलता है। इसी पानी में लोग नहाना, धोना और पीने का इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में तो पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता, और उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारे पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों से के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं, उनमें भारत का स्थान काफ़ी ऊपर है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हो जाती है। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो जाए तो हम इस मौत को रोक सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर, गरीब, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। पानी एक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दे में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से ही एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पानी के गंदगी के सवाल पर महबूबनगर के जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली गई सुनवाई में भी इस बात को फिर से दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की यह शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ देती है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो जाता है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया था कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। जल का अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पे पानी मिलना चाहिए। पानी की तरह ही कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए, जैसे कि बिजली और परिवहन,
आदि इन सब चीज़ें। जब जन सुविधाएं का एक विशेषता यह होता है कि अगर एक बार इसका यूज़ किया जाए तो बहुत सारे लोग इससे लंबे टाइम तक लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे अगर किसी गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के लिए पंप सेट लगा सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, स्टूडेंट को भी पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर आती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी लाभ के लिए होती है और जन सुविधाएं जैसी चीज़ों में लाभ बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नाली को साफ करना और मलेरिया रोधी अभियान चलाने में किसी भी कंपनी का कोई मुनाफा नहीं होगा, इसलिए प्राइवेट कंपनी इसमें हाथ नहीं डालती। लेकिन वही स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जन सुविधाओं में प्राइवेट कंपनियां दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को शिक्षा की अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। आपने अपने गांव या शहर में आसपास देखा होगा कि लोग पीने के पानी के लिए सीलबंद बोतल लेते हैं, लेकिन इस पानी का रेट इतना ज़्यादा होता है कि कुछ ही लोग इस पानी की कीमत को अफोर्ड कर पाते हैं और यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों को उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे, जो कि सही नहीं है। जन सुविधा का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो सके। संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया जाता है, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी लाजमी तौर पे सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए। लेकिन सरकार के पास इन जन सुविधा को पूरी करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, आइए जानते हैं। आपने सुना होगा कि हर साल संसद में बजट पेश किया जाता है। बजट के जरिए ही सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है और इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना भी सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला टैक्स सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से टैक्स वसूल करके उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार का पूरा अधिकार होता है। एग्जाम्पल के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर दूर पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक टैक्स के पैसे के जरिए ही करती है और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है, ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे कहाँ कहाँ लगाती है, जहाँ उनका धन व्यय होता है। आइए देखते हैं। सरकार लोगों को पेंशन देती है, इसमें उनका 5% यानी 5% पैसा जाता है। अगर पूरे सरकार का धन व्यय करने वाले धन को अगर 100% अगर आप समझेंगे तो 5% पेंशन में जाता है और एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 8%, वित्त आयोग अन्य जो अंतरण होते हैं उसमें भी 8%, आर्थिक सहायता अगर किसी को आर्थिक सहायता देनी है तो उसमें 9% का खर्चा होता है। इसी तरह ब्याज, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन भी लेती है अगर, तो उसका इंटरेस्ट देने में उनको 18% देना होता है। इसी तरह उनके सारे पैसों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा व्यय
करों और शुल्कों में जाता है, जिसमें राज्य का हिस्सा 24% का होता है। अब आइए देखते हैं कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहाँ कहाँ से आता है। तो सीमा शुल्क से 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8% और सबसे ज़्यादा माल एवं सेवा कर और अन्य टैक्स से आता है, जो कि 23% है। कम दूरी के लिए बस ही सबसे ज़्यादा आसान परिवहन होता है और बहुत सारे लोग बस से ही अपने काम के स्थलों पे पहुंचते हैं। लेकिन तेज़ी शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में सार्वजनिक बस प्रणाली की ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली और अन्य महानगर में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतनी भारी रकम की ज़रूरत नहीं पड़ती और लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती। अब हम देखते हैं कि क्या चेन्नई में सभी लोगों को पानी मिल रहा है। ऊपर के एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि चेन्नई में पानी की दिक्कत तो है और जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना भी है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाएं का भारी अभाव है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर के लगभग आधी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास वाले इलाकों में तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन दूर वाले बस्तियों में जो लोग उस जगह से दूर रहते हैं उनको बहुत कम पानी मिलता है। पानी की कमी का सबसे ज़्यादा बोझ तो गरीबों को ही उठाना पड़ता है। मिडिल क्लास तो कहीं से भी इसका इंतज़ाम कर लेता है। वे बोरवेल खोद लेते हैं या टैंकरों से पानी खरीद लेते हैं, बोतलबंद पानी ले लेते हैं और इससे उनका काम चल जाता है। ग्रामीण इलाकों में तो मनुष्य और मवेशी दोनों के लिए ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव है। जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, करुणानिधि जैसे कस्बों में शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है और 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों से पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सकें और इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गाँव के लोगों के पीने की पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लग जाती है। और नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँवों में भूमिगत जल का स्तर बहुत बुरी तरह से नीचे गिर चुका है। लेकिन आखिर विकल्प क्या है? तो आइए हम विकल्प की तलाश करते हैं। चेन्नई की यह स्थिति अनूठी नहीं है। गर्मी के महीनों में बहुत जगह पानी की किल्लत देखी जाती है। नगर पालिका की जलपूर्ति की कमी से निपटने के लिए प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है और ये कंपनी अपनी मुनाफे के लिए ही पानी बेचती है। पानी के इस्तेमाल में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई दे देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर होता है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी वासियों के लिए लोगों को रोजाना बस 20 लीटर पानी यानी कि 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटल में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी पानी मिलता है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है चूँकि सरकार के पास ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम प्राइवेट कंपनी को दे देना चाहिए। उन्हें लगता है कि प्राइवेट कंपनियाँ ज़्यादा बेहतर काम करेगी सरकारी कंपनियों से। हमारा 11वां सतत विकास लक्ष्य कहता है संवहनीय शहर और समुदाय।
पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर 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 जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है और शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों के लिए केवल आधी कीमत पर ली जाती है। विभाग को जो भी फ़ायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति के सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकता तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। जल आपूर्ति का काम सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी को देनी चाहिए। इसके लिए कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसको आप देखकर खुद ही सोच सकते हैं। ये पहली दलील दी जा रही है कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर ही रही है, क्योंकि निजी कंपनी का बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिला है। वहीं दूसरी दलील यह है कि दुनिया में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोग तक पहुंच बन चुकी है, जैसे कि एग्जाम्पल आपने पोर्तो एलेग्रे का देखा। तीसरी दलील यह कहती है कि जहां जल आपूर्ति की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, ऐसे मामलों में पानी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कारण बहुत सारे लोग पानी का खर्च उठाने में संभव नहीं होता है। ऐसे में शहर में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो जाता है। बोलीविया में तो देशों में दंगे ही फैल गए थे, जिसके दबाव में सरकार को जल आपूर्ति व्यवस्था प्राइवेट कंपनी से छीनकर दोबारा अपने हाथ में लेनी पड़ी थी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण भी रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्र तक ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटाती है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता लगा है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी भी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की रेट सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करती है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त भी देती है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलते रहने वाली इन स्थानीय ट्रेनें के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। पीने के पानी के अलावा भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जल आपूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएँ घर के भीतर शौचालय सिर्फ 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी परिवार के गरीबों की स्थिति ज़्यादातर कमज़ोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या को निपटाने की कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 8,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय भी बनवाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग ही आते हैं। सुलभ ने सरकार पैसे से शौचालय इकाइयां बनवाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंधन भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए ज़मीन के पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार जो यूज़ करते हैं उनसे ली जाती है। शहरों में शौचालय के यूज़ के लिए 2 रुपये का शुल्क लिया जाता है। खैर, बुक में 2 रुपये लिखे हैं, मगर अगर अपने आसपास जाओगे तो 5 या 10 रुपये से कम तो कहीं भी नहीं होता और उसी से उसको मेंटेन रखा जाता है, उसके साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है।
2011 के जनगणना के अनुसार केवल 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेवारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराएं। महानगरों के मुकाबले तो गाँवों में इन सुविधाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले में गरीबी बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल नहीं होने वाली है। किसी भी समाधान के लिए इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएँ समतारपरक ढंग से मिलनी चाहिए। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चैप्टर के लास्ट में कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, जैसे कि स्वच्छता। तो स्वच्छता मतलब होता है मानव मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। कंपनी क्या होती है? तो कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करते हैं। जिन कंपनियों का संचालन स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें प्राइवेट कंपनी, मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी बनाता है तो उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाटा स्टील एक प्राइवेट कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित की जाती है। सार्वभौमिक पहुंच क्या होता है? तो जब हर व्यक्ति कोई भी चीज़ को पूरी तरह से हासिल हो सकता है और उसका खर्चा उठा सकता है तो उसे ही हम सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए घर में नल में पानी आ रहा है, परिवार को पानी की पहुँच मिल रही है और उसकी कीमत बहुत कम है या मुफ्त उपलब्ध हो रही है, तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहेंगे। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। इन्हें ही हम मूलभूत सुविधाएं कहते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं।